प्रिय विद्यार्थियों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपन जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की पिछली क्लास में अपन ने अकाउंटिंग फॉर शेयर इशू यानी अंश निर्गमन के समय पर क्या और किस तरीके से लेखांकन किया जाता है ये बातें सीखी थी। आज के इस लेक्चर में इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम यानी अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन करने से संबंधित विधान क्या है, प्रावधान क्या है, नियम क्या है और एंट्रीज में प्रीमियम को किस तरीके से अपन लिखते हैं। उसके अलावा ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स अंशों का अधि अभिदान और अंशों के न्यून अभिदान के संबंध में क्या नियम होते हैं और अधि अभिदान किसे कहते हैं, न्यून अभिदान किसे कहते हैं, ये सारी बातें। और इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ जो आप सबके लिए नई है वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर यानी अंशों का हरण करना। अंशों के हरण से संबंधित बातें भी इस लेक्चर में सीखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को, इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें, लास्ट तक देखें और नोट्स बना लें। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो इस YouTube के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना कमेंट लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कंटिन्यू लेक्चर देखते रहें। आइए अपन बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो प्रीमियम पर अंशों के निर्गमन का तात्पर्य है कि अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करना। जैसे 10 रुपये का अंश है, अंकित मूल्य 10 रुपये है, तो 10 रुपये वाले अंश को यदि कंपनी 15 रुपये प्रति अंश के मूल्य पर निर्गमन कर रही है तो ये जो 5 रुपये अधिक मूल्य है वो अधिक मूल्य ही प्रीमियम कहलाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 सेक्शन 52 में इस प्रीमियम से संबंधित सारे नियम लिखे हुए हैं। तो खास बात यह है कि जो अधिक राशि प्राप्त होती है, जो अंकित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त होता है, वो प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा किया जाता है। जमा किया जाता है यानी क्रेडिट किया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि कंपनी को अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, अर्थात कंपनी को लाभ हो रहा है। और अकाउंटेंसी का ये बिल्कुल सामान्य नियम है जो हमने बहुत शुरू में सीखा है। वो सामान्य नियम क्या है कि समस्त लाभों को और आयों को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ है, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाता है, ये याद रखना है। अब एक क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि इस प्रीमियम का उपयोग क्या है, कंपनी किन कार्यों में इस प्रीमियम खाते का उपयोग कर सकती है। तो इसका उपयोग कुल मिलाकर के 5 प्रकार के उपयोग है। इसके अलावा कोई छठा उपयोग नहीं है, ये धारा 52 में बताया हुआ है। पहला उपयोग है पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमन करने के लिए। बोनस अंश का तात्पर्य होता है कंपनी के द्वारा अपने सदस्यों को बिना मूल्य के अंश दिए जाएं तो वो बोनस अंश कहलाते हैं। अब ये फुली पेड अप बोनस अंश यदि कंपनी इशू कर रही है तो इसके बदले में रुपया तो प्राप्त होगा नहीं, तो इसके बदले में जो राशि लेनी है वो प्रतिभूति प्रीमियम खाते से कंपनी ले सकती है। दूसरा उपयोग है प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन में। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज होते हैं, जो हमने पिछली क्लास में सीखे थे कि कंपनी की स्थापना के समय पर जो खर्चे किए जाते हैं वो पूंजीगत खर्चे हैं, और उन पूंजीगत खर्चों को यदि राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ करने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम खाते का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा उपयोग है प्रतिभूति निर्गमन के खर्चे। शेयर एंड सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इनको इशू करने के जो खर्चे होते हैं, जैसे कमीशन देना पड़ रहा है या इशू करने पर यदि कोई बट्टा है, डिस्काउंट है, तो इनका अपलेखन करना यानी राइट ऑफ करने के लिए भी प्रीमियम खाते का उपयोग हो सकता है। इसके अलावा
यदि कंपनी अपने अधिमान अंशों का शोधन करती है, कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन करती है, तो शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था करने के लिए भी इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अंतिम जो उपयोग है वो है स्वयं की प्रतिभूतियों की वापसी क्रय हेतु बायबैक। अब ये बायबैक क्या होता है इस चैप्टर के लास्ट में अपन समझेंगे, लेकिन यहाँ ये समझ रहे हैं कि बायबैक, यदि कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को वापस खरीदती है तो वापस खरीदने के लिए इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इन पांचों उपयोगों के कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद यहाँ नोट के रूप में हैं कि जिन कंपनियों को धारा 133 के अनुसार लेखा मानकों की पालना करना आवश्यक है, यानी जो कंपनियां सेक्शन 133 के अंतर्गत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉलो करने के लिए बाध्य है, उन कंपनियों के लिए नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर 4 वाला विकल्प उपलब्ध नहीं है। नंबर सेकंड का मतलब प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग नहीं कर सकती है। इसी तरीके से नंबर थर्ड यानी प्रतिभूति निर्गमन के खर्चे का अपलेखन भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से नहीं किया जा सकता है। और नंबर 4 यानी प्रतिभूतियों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था भी इस खाते से नहीं की जा सकती है। लेकिन ये अपवाद या ये व्यवस्था तीनों पॉइंट किसके लिए लागू हैं? जिन कंपनियों के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पालना करना आवश्यक है, उन कंपनियों के लिए, बाकी हर एक कंपनी के लिए नहीं है। अब प्रीमियम पर निर्गमन यानी अधिक मूल्य पर निर्गमन। कंपनी के पास प्रीमियम आ गया तो प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ है, इसलिए प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो चुका है तो उस क्रेडिट वाले खाते का उपयोग, ये 5 प्रकार के उपयोग है। उसके बाद बात आती है प्रीमियम संबंधी लेखांकन। लेखांकन यानी अकाउंटिंग एंट्रीज किस प्रकार से करते हैं। तो अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि प्रीमियम की राशि जिस मांग के साथ दे हो, अलॉटमेंट के साथ ड्यू हो रही है, एप्लीकेशन के साथ ड्यू हो रही है, फर्स्ट कॉल के साथ ड्यू हो रही है, सेकंड कॉल के साथ ड्यू हो रही है, जिस कॉल के साथ भी प्रीमियम की राशि ड्यू हो रही है, उसी कॉल के ड्यू होने की एंट्री के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी की द्वारा प्रीमियम की राशि बंटन के साथ ली जाती है, तो हम बंटन ड्यू होने की एंट्री जो करते हैं, क्या एंट्री करते हैं याद है? बंटन ड्यू होने की एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? अब यदि प्रीमियम सहित है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। राशि कितनी आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा अंकित मूल्य में से राशि आती है, और अंकित मूल्य से अधिक वाली जो राशि यानी जिसको हम प्रीमियम कह रहे हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आ जाएगी, और कैपिटल और प्रीमियम दोनों का टोटल जो है वो अलॉटमेंट में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जिस कॉल के साथ ड्यू है उस कॉल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, केवल इतनी सी बात याद रखनी है। अब इशू कर दिया, एंट्री कर ली, एंट्री के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में प्रीमियम को कहाँ दिखाएंगे? इसके लिए इतना सा याद रखना है कि प्रीमियम की राशि को बैलेंस शीट में संचय एवं आधिक के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस का जो हेडिंग आता है उस हेडिंग के नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिखाया जाता है। चूंकि प्रीमियम कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ होता है, अतः इसे हमेशा क्रेडिट किया जाता है, अलग खाते में रखा जाता है एवं इसमें से लाभांश का वितरण नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी प्रीमियम के संबंध में बातें हैं, कई सारे प्रश्न इसमें बन सकते हैं। अब बट्टे की बात अपन पहले कर चुके हैं कि वर्तमान में कोई भी कंपनी अपने नए अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती। तो निर्गमन पर बट्टा यदि कोई पुराने अंश हैं या हरण करने के बाद वापस इशू कर रही है अथवा स्वेट इक्विटी अंश हैं,
तो निर्गमन पर बट्टा कंपनी के लिए पूंजीगत हानि होती है। बट्टा यानी कम मूल्य पर निर्गमित करना, तो जो कमी की राशि है वो पूंजीगत हानि है, अतः इसे हमेशा डेबिट किया जाता है। यदि डिस्काउंट्स पर शेयर इश्यू करने से संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो याद क्या रखना है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाएगा। क्यों डेबिट किया जाएगा? क्योंकि ये हानि होती है और अकाउंटेंसी का सामान्य नियम है कि हानियों को हमेशा डेबिट किया जाता है। हालांकि स्वेट इक्विटी अंशों के अलावा अन्य अंशों का निर्गमन अब बट्टे पर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है क्योंकि प्रश्न इस तरीके से आ सकता है जिसमें शेयर बट्टे पर इश्यू किए जा रहे हैं। अब अपन बात करते हैं अधि अभिदान और न्यून अभिदान। क्या होता है अधि अभिदान? अभिदान का मतलब है अंश मांगना, अर्थात अंशों के लिए आवेदन देना अभिदान कहलाता है। जनता के द्वारा जब अंशों के लिए आवेदन पत्र कंपनी को दिए जाते हैं तो कंपनी के लिए ये अभिदान माना जाता है। अधि यानी अधिक अभिदान, किससे अधिक? जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उससे अधिक यदि जनता मांगती है तो अधि अभिदान, और उससे कम यदि मांगती है तो वो न्यून अभिदान कहलाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन कि प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस के अनुसार जितने अंश कंपनी द्वारा जनता में निर्गमित किए जाने हैं उससे अधिक अंशों के लिए यदि प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं तो उसे अधि अभिदान यानी ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, अन्यथा इसके विपरीत न्यून अभिदान कहलाता है। यदि अधि अभिदान हुआ है तो अधि अभिदान की दशा में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार आनुपातिक बंटन किया जाता है। अनुपात की गणना सेबी के द्वारा निर्धारित विधि और तरीके से ही की जाती है। लेकिन यदि न्यून अभिदान है तो न्यून अभिदान की दशा में समस्त आवेदकों को अंश आवंटित कर दिए जाते हैं। किसी भी दशा में याद ये रखना है कि किसी भी दशा में प्रविवरण में उल्लेखित अंशों की संख्या से अधिक अंशों का आवंटन नहीं किया जा सकता है। जैसे यदि मान लीजिए कि कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करने के लिए प्रविवरण जारी किया, इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी 50,000 शेयर इशू करना चाहती है। अब यदि जनता से 60,000 अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन पत्र आते हैं तो ये अधि अभिदान कहलाएगा, और इस स्थिति में कंपनी तो 50,000 शेयर ही इशू करेगी जो कि उसने पहले से निर्धारित कर रखा है। कंपनी 60,000 के बदले में यानी 60,000 आवेदन पत्र के बदले में 50,000 शेयर इशू कर देगी। लेकिन यदि जनता से 45,000 अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन पत्र आए तो फिर 45,000 शेयर ही आवंटित किए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे, और बाकी के 5,000 शेयर कंपनी के पास बचे हुए रह जाएंगे जो भविष्य में बाद में कभी भी इश्यू कर सकती है। अब एक छोटी सी बात और आती है कि कई बार कंपनियां अंश इशू करती है लेकिन बदले में नगद पैसा प्राप्त नहीं होता है और अन्य किसी प्रतिफल के लिए इशू करती है। उसको हम कहते हैं रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन करना। वो अन्य प्रतिफल क्या होता है कि कंपनी अपने प्रवर्तकों को, प्रवर्तक यानी प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रवर्तक कौन होते हैं? जो कंपनी का निर्माण करते हैं, कंपनी की स्थापना करने वाले जो प्रारंभिक व्यक्ति होते हैं उनको प्रवर्तक कहते हैं। इसी तरीके से कंपनी ने किसी अन्य फर्म से, किसी अन्य संस्था से कुछ संपत्तियां खरीदी है, किसी अन्य कंपनी से संपत्तियां खरीदी है, या अन्य कंपनी को से जो माल खरीदा है उसके बदले में यदि कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो फिर वो अन्य प्रतिफल के लिए शेयर इशू करना कहलाता है। एंट्रियां कैसे करते हैं कि संपत्ति खरीदने की एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर यानी विक्रेता का खाता क्रेडिट कर दिया जाता है क्योंकि विक्रेता को भविष्य में हम पैसा चुकाएंगे, वो हमारा लेनदार हो गया है। एसेट्स संपत्ति आ रही है तो समस्त संपत्तियों को हम डेबिट करते ही हैं।
तो ये एंट्री तो होगी संपत्ति खरीदते समय, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। देन उसके बाद वेंडर को भुगतान करने के लिए वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर को जितना पैसा देना है वेंडर अकाउंट में डेबिट आ जाएगा। जितने अंकित मूल्य के शेयर दे रहे हैं वो अंकित मूल्य वाली राशि शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। उससे अधिक मूल्य यदि है, यानी शेयर अधिक मूल्य पर इश्यू किया जा रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। और कम मूल्य पर किया जा रहा है तो डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, ये याद रखना है। यदि प्रवर्तकों को शेयर इश्यू कर रहे हैं तो प्रवर्तकों के लिए शेयर इश्यू करने पर यह एंट्री बनती है क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रवर्तकों का कोई खाता नहीं होता, इसलिए प्रमोटर अकाउंट डेबिट नहीं होता, बल्कि उसकी जगह ये प्रवर्तक, चूंकि कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनका जो खर्चा है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी प्रारंभिक खर्चा कहलाता है। इसलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुख्य टॉपिक की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, वो है अंशों का हरण करना, यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर। याद रखना है, किसी अंशधारी द्वारा अंश पर मांग राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर कंपनी के संचालक चाहे तो न्यायालय में वाद कर सकते हैं, चाहे तो अंशों का हरण कर सकते हैं, चाहे तो दोनों काम कर सकते हैं। इस एक लाइन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि किसी भी कंपनी के अंशों का हरण कंपनी कब कर सकती है? केवल मांग राशि का भुगतान समय पर नहीं हो तभी कर सकती है, और अन्य कोई कारण नहीं है। मांग राशि का भुगतान नहीं होने पर ही हरण कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी का कौन सा अधिकारी अंशों का हरण कर सकता है? कंपनी में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, संचालक होते हैं, प्रबंधक होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो कंपनी के अंशों का हरण कौन कर सकता है? तो संचालक कर सकते हैं, यानी डायरेक्टर ही कर सकते हैं। संचालकों को क्या अधिकार है? यदि कोई व्यक्ति, कोई अंशधारी अपने अंशों पर मांग राशि समय पर नहीं चुकाता है तो संचालकों के पास क्या अधिकार है? तो संचालकों के पास दो अधिकार हैं। एक है कि वो न्यायालय में वाद, क्लेम न्यायालय में कर सकता है, न्यायालय में कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है। और दूसरा है कि अंशों का हरण कर सकता है। और अंशों के हरण का तात्पर्य क्या है? अंशों के हरण का तात्पर्य है चुकाई गई राशि को तो जब्त कर लिया जाता है एवं अंश आवंटन रद्द कर दिया जाता है। यानी जो शेयर इश्यू किए थे वो तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन उस अंशधारी ने जितना पैसा चुका दिया पहले वो उसका फॉरफिटेड हो जाता है, वो उसे वापस नहीं लौटाया जाता है। ये अंशहरण का तात्पर्य है। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि अंशों का हरण करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। यानी कम से कम 14 दिन का समय उस अंशधारी को देना है कि अगले 14 दिन में आप अपना पैसा समय पर चुका दीजिए। यदि नहीं चुकाते हैं तो आपके शेयर फॉरफिटेड कर दिए जाएंगे, यानी हरण कर लिए जाएंगे। तो ये सारी बातें हरण के संबंध में। अब मुख्य बात है कि हरण पर अकाउंट में एंट्री क्या करते हैं। तो ये देखिए, एंट्री अपन करते हैं कि जब शेयर इशू किए तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब शेयर को कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को वापस डेबिट कर देते हैं। तो हरण की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये सिंपल एंट्री हुई। लेकिन इस एंट्री में अमाउंट कहाँ से कितनी आएगी? देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो करते हैं उसमें आती है मांगी गई राशि। कंपनी ने अब तक जितना पैसा मांगा है वो सारा कैपिटल अकाउंट में आएगा। प्रीमियम अकाउंट डेबिट तभी होता है जब प्रीमियम की राशि बकाया पड़ी हुई है। अर्थात किसी कंपनी के द्वारा अपने अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया और प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ आना था और उस अंशधारी ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया, मतलब प्रीमियम भी नहीं चुकाया, तो प्रीमियम बकाया है, तब तो यहां डेबिट हो जाएगा। लेकिन यदि
कंपनी ने बंटन के साथ प्रीमियम मांगा था और अंशधारी का प्रथम मांग का पैसा बाकी है, मतलब बंटन तक का पैसा उसने चुका दिया है, प्रीमियम बकाया नहीं है तो फिर यहां पर डेबिट नहीं होगा। टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल में बकाया मांग राशि, जितना पैसा बकाया है, जितनी मांग राशि बकाया है वो राशि यहां आएगी और उसी से संबंधित खाता आएगा। अलॉटमेंट बकाया है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल बकाया है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल बकाया है तो टू शेयर सेकंड कॉल, जितना बकाया है। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये याद रखना है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चुकाई गई राशि जो जब्त करनी है कंपनी को, फॉरफिटेड यानी जब्त खाता, खाते का नाम ही क्या है, हरण खाता या जब्त खाता। तो कौन सी राशि जब्त करेगी कंपनी, जितनी अंशधारी ने पहले चुका दी है वो राशि जब्त की जाती है फॉरफिटेड अकाउंट में। अब ये जो अंश शेयर कंपनी ने फॉरफिटेड किए हैं, हरण किए हैं, उन अंशों को कंपनी चाहे तो बाद में पुनर्निर्मित भी कर सकती है। अगर पुनर्निर्मित करती है तो क्या लेखांकन करेंगे, हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन। पुनर्निर्गमन पर बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी राशि नगद में आ रही है, जितने रुपए में नगद निर्गमित किया जा रहा है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, पुनर्निर्गमन पर बट्टा। ये एक खास बात याद रखनी है कि यदि अंशों का पुनर्निर्गमन किया जाता है और पुनर्निर्गमन के समय पर बट्टा दिया जाता है, 10 रुपए का अंश 8 रुपए पूर्ण प्रदत्त मानते हुए 8 रुपए में इशू कर दिया गया, तो 2 रुपए का बट्टा यहाँ डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट नहीं होता है बल्कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट होता है। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हमेशा अंकित मूल्य आता है। अब ये फॉरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंस बचा हुआ रह गया, यहां से देखिए कि जब कंपनी ने अंशों का हरण किया तो फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इन अंशों का जब पुनर्निर्गमन किया तो फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो रहा है। इस क्रेडिट में से ये डेबिट वाली राशि घटाने के बाद जो राशि बची हुई रहेगी वो यहां पर आएगी। कितनी राशि कंपनी ने हरण की थी, उसमें से कितना पुनर्निर्गमन पर बट्टे के रूप में काम में ले ली, बाकी जो बची हुई रह गई वो फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट यानी हरण खाते की शेष राशि, और उसको टू कैपिटल रिजर्व यानी हरण खाते की शेष राशि को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जिन अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं किया गया है उनसे संबंधित हरण खाते का शेष बैलेंस शीट में दिखाना होता है। जिन अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं किया गया है उनसे संबंधित हरण खाते का शेष बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल के साथ दिखाया जाता है। लेकिन जिन अंशों का हरण हुआ और हरण के बाद पुनर्निर्गमन भी हो गया तो पुनर्निर्गमन करने के तुरंत बाद उन अंशों से संबंधित शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी शेष राशि को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं और खाता बंद होने के बाद फिर बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कई सारी चीजें सीख ली हैं कि अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन से संबंधित क्या नियम कानून है, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सेबी के दिशा निर्देशों का ध्यान रखना है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर के संबंध में क्या एंट्रीज करते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहें, कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट लिख करके भेज सकते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कर देवें। थैंक यू।